वृद्धिकर पदार्थों की प्रकृति का वास्तविक प्रदर्शन जो है तो इस प्रकार से वायसन और जॉनसन के द्वारा किया गया था, और उन्होंने डिकैपिटेट जब उसके भाग को कर दिया था तो उस कंडीशन में प्रकाशानुवर्तन जो है वह प्रदर्शित नहीं करता है। और अगर इस डिकैपिटेट सिरे पर प्रांकुर की कटी हुई टोपी को पुनः यदि स्थापित कर दिया जाता है तो वह पहले की बात ही उसमें फोटोट्रोपिज्म की जो घटना है वह देखने को मिलती है। आगे चलकर जब इसी को प्रांकुर चोल को अदीप्त सतह पर एक अनुप्रस्थ गार्ड यानी कि ट्रांसवर्स स्लिट बना करके उसमें अवरण माइका की पूरा पट्टी का रख दी जाती है, तो उस कंडीशन में भी फोटोट्रोपिज्म देखने को नहीं मिलता है। और अगली कंडीशन, जब प्रांकुर चोल की प्रदीप्त सतह पर यानी कि लाइट वाली सतह पर जब इस माइका प्लेट को लगा दिया जाता है तो जो फोटोट्रोपिज्म की जो घटना होती है यानी कि जो कर्वेचर होता है वह यथावत रहता है। अतः इन्होंने इसके निष्कर्ष निकाला कि प्रकाशानुवर्तन के लिए कोई न कोई पदार्थ जो है प्रदीप्त सतह से यानी कि लाइट वाली सतह से अदीप्त प्रदीप्त सतह की ओर यानी कि अंधकार वाली सतह की ओर जो है प्रभावित होता है। उसके बाद में आता है पाल का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भी अविना सेटाइवा के ऊपर यानी कि जय के ऊपर ऑट के ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने वृद्धि पदार्थ का असमान डिस्ट्रीब्यूशन बताया। इन्होंने बताया कि वृद्धि पदार्थ छाया वाले भाग में अधिक पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, और प्रकाश वाले भाग में कम पाया जाता है। पाल ने अपने प्रयोग में कटे हुए कोलेप्टाइल टिप को स्टंप पर असमान रूप से रख करके प्रकाश की उपस्थिति में भी जो है फोटोट्रोपिज्म को देखा। जब इन्होंने कोका वाटर तथा प्लेटिनम की फॉइल को कोलेप्टाइल टिप और स्टंप के मध्य में रखा तब प्रकाश की उपस्थिति में भी जो है कर्वेचर नहीं देखा गया, यानी कि कर्वेचर नहीं दिखाता है। पाल ने कैपिटेटेड जो उसका टोपी होती है उसके प्रांकुर चोल के कटे हुए ठोठ पर उत्केंद्र की रूप से जो है प्रतिस्थापित करके देखा कि अंधकार में भी ठूंठ का जो शिकाग्र होता है या टोपी के भीतर रखी हुई इस सतह से विपरीत सतह की ओर नमन कर जाता है। पाल के इस प्रयोग से यह निश्चयात्मक रूप से स्थापित किया गया कि प्रांकुर चोल द्वारा कुछ पदार्थ संश्लेषित होता है जो इससे अधो स्थिति वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें प्रभावित होकर के वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट आता है एफडब्ल्यू वेंट 1928 का प्रयोग, और इन्होंने कोलेप्टाइल को अगार प्लेट पर पृथक करके अगार ब्लॉक पर प्रयोग किया और ऑक्सीजन की खोज की, यानी कि ऑक्सीजन की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो एफडब्ल्यू वेंट को ही दिया जाता है। एफडब्ल्यू वेंट ने बताया कि प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीजन की मात्रा के समानुपाती होती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही समानुपाती होता है। एक निश्चित सीमा से यदि अधिक ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है तो उस कंडीशन में वह संदमन का कार्य करने लग जाता है। इन्होंने ऑक्सीजन के निर्धारण का जैव परीक्षण वायु ऐसे भी दिया जिसे कि एविना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट कहा जाता है। और बेंट ने बताया कि जो लाइट वाला पार्ट होता है यानी कि जो प्रकाशित भाग होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 27% होती है, और जो डार्क वाला पार्ट होता है उसमें 57% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और शेष 16% जो ऑक्सीजन होता है वह फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा अपघटित हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये बेंट का एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने दिखा गया है कि अगार ब्लॉक को जो कोलेप्टाइल होता है जई का उसको काट करके और उन्होंने अलग कर दिया। अलग करके उस कटे हुए कोलेप्टाइल के टिप को उन्होंने माइका अगार प्लेट के ऊपर, अगार का जो मीडियम था उसके ऊपर उन्होंने उसको पैलेस कर दिया। उसके बाद में उस कटे हुए कोलेप्टाइल टिप के अंतर्गत जो रासायनिक पदार्थ था वह उस अगार ब्लॉक में चला जाता है, और उस कटे हुए अगार ब्लॉक को पुनः जब इस ठूंठ के अंतर्गत यानी कि स्टंप के ऊपर यानी कि अविनस टाइप का जो डीकैपिटेट जो टिप होता है उसके ऊपर जब रख दिया जाता है तो जो ग्रोथ होता है यानी कि जो कर्वेचर होता है वो देखने को मिलता है, यानी कि कर्वेचर टेक पैलेस। तो उन्होंने देखा कि जो जिस डायरेक्शन से लाइट दी जाती है उस डायरेक्शन वाले भाग में यानी कि उस लाइट वाले भाग में
ऑक्सीजन की मात्रा 27% पाई जाती है और जो अंधकार वाला भाग होता है, जो साइड होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 57% पाई जाती है। और जो 16% ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीडेशन के द्वारा, फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा नष्ट हो जाता है। यदि लाइट को सीधा उस कोलेप्टाइल टिप के 90 डिग्री एंगल से ऊपर से यदि दिया जाए तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि दोनों ही साइड में, जो पहले अंधकार वाली साइड थी या जो पहले प्रकाशीय साइड थी, दोनों के अंतर्गत जो प्रकाश है वह 50-50% में, सॉरी, जो ऑक्सीजन है वह 50-50% के रेशो में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से बेंट ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया कि जो ऑक्सीजन होता है वह नॉर्मली जो है अंधकार वाले भाग में अधिक पाया जाता है और जो प्रकाशीय दीप्त साइड होती है उसमें कम प्रेजेंट होता है। एक अन्य एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए, यहाँ पर भी जई के प्रंकुर चौल के वक्रता परीक्षण के अंतर्गत ये भी प्रयोग जो है FW बेंट के द्वारा ही किया गया था। और इसमें भी उन्होंने यही किया था कि जो कोलियोप्टाइल टिप होता है अविना सैटाइवा का, उसे काट करके उन्होंने अलग कर दिया और जो प्राइमरी लीफ होती है उसको भी अलग कर दिया। और उसके पश्चात में उन्होंने इस कोलियोप्टाइल टिप को काट करके अगार ब्लॉक के ऊपर रख दिया और अगार ब्लॉक के ऊपर रखे हुए उस टिप के कारण जो है, उस टिप में से जो रासायनिक पदार्थ था, यानी कि जो ऑक्सीजन था, वह ट्रांसफ़र हो जाता है इस अगार ब्लॉक के अंतर्गत। और जब इस अगार ब्लॉक को उस कटे हुए ठूंठ यानी कि स्टंप की जिस साइड रखा जाता है, उस साइड में ऑक्सीजन की मात्रा नीचे ट्रांसफ़र हो जाती है और नीचे तक ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वह बढ़ जाती है। और उस तरफ से उस ऑक्सीजन की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण ग्रोथ कर्वेचर टेक प्लेस जो है उस कोलियोटाइल टिप में जो है वक्रता देखने को मिलती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जई के चौल पर बेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद में आता है कॉगेल हॉजन स्मिथ 1931। कॉगेल एंड हॉजन स्मिथ के द्वारा सबसे पहले 1931 में एक पेलेग्रा रोगी एक मनुष्य था, उसके मूत्र से ऑक्सीजन को पृथक किया था और उसे ऑक्सीजन ए नाम दिया गया था, या उसे ऑक्सीनोट्रायोलिक एसिड भी कहा गया। बाद में इन्होंने एक मक्का के ग्रेन ऑयल से भी एक अन्य पदार्थ को भी पृथक किया था और उस पदार्थ को इन्होंने ऑक्सीजन बी कहा, यानी कि ऑक्सीनोलिनोलिक एसिड इसे कहा गया। उसके बाद में तीसरा यौगिक भी इन्होंने मानव के मूत्र से ही प्राप्त किया गया था और उसे इंडोल एसिटिक एसिड या उसे हिटेरो ऑक्सीजन नाम इन्होंने दिया था, हिटेरो ऑक्सीजन उन्होंने कहा था। यही प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है सभी प्लांट्स के अंतर्गत पाया जाता है। थाइमिन के द्वारा राइजोपस में भी ऑक्सीजन प्राप्त किया गया था। वैसे ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण प्लांट के अंतर्गत जो है ट्रिप्टोफैन से होता है और वह भी जिंक के उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन जब काम आ जाता है उसके पश्चात सामान्यतः दो मेथड्स के द्वारा, दो विधियों के द्वारा जो है ऑक्सीजन को नष्ट किया जाता है, जिसमें पहला है एक एंजाइम यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा, या फिर उन्हें नष्ट किया जाता है पुराने ऊतकों में फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा। प्राकृतिक ऑक्सीजन जो होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, संवहन होता है, वह पोलर होता है, बेसिपिटल होता है, जबकि जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है उस सिंथेटिक ऑक्सीजन का जो संवहन होता है वह नॉन पोलर होता है, यानी कि जिसे सिस्ट्रोमिक ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है।
जब इंडोल ब्यूटारिक एसिड को भी पादपों से अभी जो है पृथक किया जाता है, ये भी एक प्राकृतिक हार्मोन का ही एक एग्जाम्पल है। वैसे व्यापक रूप से पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें इंडोल एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऐसे यौगिक जिनका परिवर्तन ऑक्जिन हो जाता है उन्हें ऑक्जिन प्रिकर्सर कहा जाता है, और ऐसे यौगिक जिनकी क्रियाशीलता ऑक्जिन की क्रियाशीलता को संदमित करते हैं, यानी कि ऐसे यौगिक जो ऑक्जिन की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, संदमित करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन्हें एंटी ऑक्जिन कहा जाता है। ऑक्जिन्स को आसानी से जो है एगार ब्लॉक में पृथक किया जा सकता है, उन्हें फ्री ऑक्जिन कहा जाता है। और ऐसे ऑक्जिन जिन्हें प्रायोगिक रूप से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है उन्हें संयुक्त ऑक्जिन यानी कॉन्जुगेटेड ऑक्जिन कहा जाता है, और कॉन्जुगेटेड ऑक्जिन होता है वही उसका सक्रिय रूप होता है। वैसे ऑक्जिन के दोनों ही रूप के मध्य में एक गतिक साम्य जो है बना हुआ रहता है, स्थापित रहता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑक्जिन के कार्य की प्रभाव क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से जो है ऑक्जिन पेड़ पौधों के अंतर्गत उनकी फिजियोलॉजी को जो है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ऑक्जिन पादपों की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेता है। पादप के विभिन्न भाग ऑक्जिन की सांद्रता के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार से जो है अनुक्रिया दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑक्जिन की कंसंट्रेशन कितनी है। अधिक सांद्रता पेड़ पौधों में वृद्धि को त्वरित कर सकती है या फिर संदमित करती है, जो विभिन्न अंगों की ऑक्जिन के प्रति अनुक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए विभिन्न अंगों की वृद्धि के लिए ऑक्जिन की न्यूनतम सांद्रता जो है भिन्न भिन्न होती है। पहला आता है एपिकल डोमिनेंस, जो कि ऑक्जिन का प्रमुख कार्य होता है, शीर्ष प्रमुखता जिसे हिंदी में कहा जाता है। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को ऑक्जिन संदमित कर देता है और इसी घटना को एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। दोस्तों, हमने देखा होगा कि जो बागवानी होती है, जो बाग बगीचे होते हैं, वहाँ पर कटिंग और कटाई छटाई के द्वारा जो हैज होती है या जो फसल होती है उनको घना किया जाता है। दूसरा आता है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण। कैलस संवर्धन के अंतर्गत या फिर घाव भरने में या ग्राफ्टिंग के अंतर्गत या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वृद्धि के दौरान ऑक्जिन हार्मोन कोशिका दीर्घीकरण के साथ साथ वहाँ पर कोशिका विभाजन की क्रिया भी इसके द्वारा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पर्वों का छोटा होना, यानी कि सॉर्टिंग ऑफ इंटर नोड्स। सेब, नाशपाती जैसे कुछ प्लांट होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न करने के लिए, ताकि फलों की संख्या में वृद्धि हो सके, तो उसके लिए इंटरनोड को जो है सॉर्ट करने में भी इस हार्मोन्स का छिड़काव उनके ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट आता है पतन, यानी कि फसलों को प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग, यानी कि फसलों को गिरने से रोकने के लिए भी ऑक्सिजन हार्मोन का जो है छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसका कार्य आता है जड़ों का इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन, यानी कि स्टम्प कटिंग पर इंडोल ब्यूटारिक एसिड या नैप्थलीन एसिड का जब छिड़काव कर दिया जाता है तो वहाँ पर जड़ों का आरंभन शीघ्र किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जो ऑक्सिजन हार्मोन होता है वह मूल की वृद्धि को इनहिबिट करता है, लेकिन जड़ों के आरंभन को यहाँ पर ये प्रमोट करने का कार्य करता है। आलू की यदि हम बात करें तो आलू में प्रसुप्ति ऑक्सिजन जड़ों की संदमन वृद्धि का संदमन करता है। आलू के जो स्टोरेज भंडार होते हैं वहाँ पर MH मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव कर दिया जाता है या अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि आलू के अंतर्गत जो मूल होती है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है और लंबे समय तक उसका भंडारण जो है किया जा सकता है और उसके प्रस्फुटन को जो है रोक लिया जाता है। नेक्स्ट आता है विलगन को रोकना। अपरिपक्व फल, फूल और पत्तियों का झड़ना विलगन कहलाता है और इन्हें ऑक्सिजन हार्मोन के छिड़काव के द्वारा, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड या नैप्थलीन एसिटिक एसिड का यदि छिड़काव कर दिया जाए तो उसके द्वारा से रोका जा सकता है। नेक्स्ट आता है
पुष्प आरंभन। वैसे तो ऑक्सीजन जो है पुष्पीकरण का विरोधी है, लेकिन अनानास में और लीची की यदि हम बात करें तो वहाँ पर ये पुष्पन को प्रेरित करता है। पार्थिनोकार्पी, सर्वप्रथम यह हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, उस प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा अनिषेचित अंडाशय से फल रहित जो बीज बनता है, उसी क्रिया को पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन कहा जाता है। और ऑक्सीजन हार्मोन की छिड़काव के द्वारा इस प्रकार के फल जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि संतरा है, टमाटर है, खरबूजा, बैंगन या तरबूज के अंतर्गत जो है उनके जायांग के ऊपर या 2,4-D का या इंडोल एसिटिक एसिड का या इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड का या नेप्थलीन एसिटिक एसिड का लेपन कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में सीडलेस फ्रूट्स जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है खरपतवार नाशी के रूप में। द्विबीजपत्री पादपों के अंतर्गत जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होती है, उन्हें नष्ट करने के लिए 2,4-D का और 2,4,5-D का मिश्रण एजेंट ऑरेंज के नाम से भी, जिसे कि बायोबार में भी प्रयुक्त किया जाता है। और यूएसए के द्वारा वियतनाम जो युद्ध हुआ था 1966-70 में, उसमें वहाँ पर इसका प्रयोग फसली पौधों के उगने के दौरान जो जंगली पौधे होते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ये खरपतवार पौधों के साथ साथ अन्य कार्यों में जो है मतलब कंपटीशन दर्शाती है, प्रतियोगिता दर्शाती है। इसके कारण फलों को नुकसान होता है, जैसे कि 2,4-D। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो चौड़ी पत्ती वाली फसल होती है, जैसे कि सोयाबीन होती है, वहाँ पर सकरी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए डेलापेन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2,2-डाइक्लोरो पिकोनिलेट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ये जो खरपतवार नाशी जो पदार्थ होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें श्वसन की क्रिया को तीव्र कर देते हैं और उसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फीमेलनेस। ऑक्सीजन हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है फीमेलनेस, यानी कि पौधों में मादापन का प्रभाव उत्पन्न करना। नेक्स्ट आता है फ्लावर व फ्रूट थिनिंग हार्मोन्स। प्राय ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनमें फल अल्टरनेट वर्षों में आते हैं या फलों की संख्या बहुत कम मिलती है। यदि ऑक्सीजन के द्वारा उनका उपचार कर दिया जाए तो फल अच्छी तादाद में मिलते हैं और हर वर्ष जो है फलों का उत्पादन उन्हें मिल सकता है। नेक्स्ट आता है टेवा, यानी कि ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। इसका प्रयोग कपास की खेती में किया जाता है। यह एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होता है जो कपास के पके हुए फलों को उसके मात्र पौधे से जो है अलग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रभाव से श्वसन में वृद्धि दर तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट आता है अनुवर्तन गतियाँ, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। कॉलर्नी वेंट का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो अनुवर्तन गतियाँ होती है वो ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण ही होती है। जब उन्हें एक दिशीय प्रकाश के कारण अंधकार वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है और जो प्रकाशीय क्षेत्र होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कम हो जाती है। तो